हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला सैंपल पेपर 6 का सेक्शन सी सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी इसके आंसर्स की हैं वो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो क्लास, यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो वर्ड एक्सोथर्मिक है और ये जो वर्ड एंडोथर्मिक है, ये क्या मीन करते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होती हैं, राइट, जिसमें आपकी हीट रिलीज होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि मैंने एक वुड को या एक लकड़ी को जलाया, तो जब हम लकड़ी को या किसी भी आप फॉसल फ्यूल को जलाएं, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, आप इनको जलाते हैं तो इससे क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें से हीट बाहर की तरफ निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी के अपोजिट एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है क्लास। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम लोग हीट को डालते हैं, राइट, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुकिंग का एग्जांपल लेते हैं, जब हम खाना बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हीट को डालते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज अ राइट केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जीज इवॉल्व मतलब कि बाहर निकलना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम किसी नेचुरल गैस को, जैसे कि हमने यहाँ पे मीथेन लिया, उसको हीट किया, हीट मतलब जलाना क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है, राइट। फिर उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने लिया AgCl, मतलब दैट इज सिल्वर क्लोराइड। जब हम उसको सनलाइट में रखते हैं तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड। ऐसी फोटोसिंथेसिस का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताइए। ठीक है, चलिए, राइट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बट मैं भी आपको एक फिजिकली करके दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज MgCl2, राइट। मैग्नीशियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला पता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि जो मैग्नीशियम है, राइट, मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, दैट विल बिकम 2 8 2। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, राइट। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कितना होगा, 2 8 और 7। तो इसके पास, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। करेक्ट क्लास। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखते हैं। तो ये मैंने बनाया मैग्नीशियम, ये मैंने बनाया क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है मैग्नीशियम क्लोराइड में, दैट इज 2। तो मैंने यहाँ पे 2 क्लोरीन बनाया। क्लियर। मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 2। क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 7। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें भी 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब दोनों क्लोरीन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना आउटर मोस्ट फुलफिल कर सके। ठीक है, इनके पास ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दें या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दें। तो इजी क्या है, इजी ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है, मैग्नीशियम को अपना आउटर मोस्ट फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। तो इसके लिए इजी क्या है, इसके लिए इजी है आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। बाकी थ्योरी में आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे आप इस तरीके से बना सकते हैं और आपका MgCl2 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट अ केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है, मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। हम लोग बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी मेटल ओर में से, राइट,
प्योर मेटल की प्रोसेस करते हैं या एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस करते हैं, तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग क्या कर सके, मेटल और को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सके। क्यों कर सके? क्योंकि ऑक्साइड से प्योर मेटल की तरफ जाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ईजी वेज होते हैं। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल को या तो रोस्टिंग करते हैं या कैल्सिनेशन करते हैं। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस ऑक्साइड के बाद क्या करते हैं हम लोग, तो उसके बाद हम लोग रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं क्लास? रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे HgO है, तो यहाँ पे हमने इसको रोस्टिंग किया तो क्या मिला हमें, Hg और ऑक्सीजन मिला, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे रिडक्शन के लिए हमने हीट का यूज किया, यहाँ पे रिडक्शन के लिए हमने क्या यूज किया, हम लोगों ने कार्बन का यूज किया। तो जैसे ही हमें कार्बन मिला तो हमने इसको क्या किया, Zn, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड किया। तो ये क्या है, ये है आपका लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए, ये क्या है, मॉडरेट के लिए। और जो आपके हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, तो उसमें ऐसा कोई जरूरत पड़ती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं कि एक्चुअली इनवॉलंटरी एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो इनवॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं, राइट, जिसके लिए हमें मतलब कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होता। जैसे कि हमारा जो हार्ट बीट हो रहा है ये हमारे अकॉर्डिंग विल नहीं हो रहा ना, हम जो ब्रीथिंग कर रहे हैं ये भी हमारे अकॉर्डिंग विल नहीं हो रहा, ठीक है, ये बिना सोचे समझे काम होते जा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे वेन्स में वो भी हमारे बिना सोचे समझे हो रहा है। बट यहाँ पर जो मैं टीच कर रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ, वॉलंटरी कर रहा हूँ, वो मैं सोच समझ के कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, ये इनवॉलंटरी हुआ, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग, जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग होता है, दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली हमारे ब्रेन में किस तरीके से मैसेजिंग का राइट काम होता है। जैसे कि सपोज करिए किसी ने मुझे कहते हैं यहाँ पे टच किया, तो जैसे ही मुझे किसी ने यहाँ पे टच किया तो यहाँ से जो मैसेज है वो कहाँ जाएगा, पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मेरे ब्रेन में जाएगा, फिर ब्रेन उसको एनालाइज करेगा कि ये पर्टिकुलर टच अच्छा है कि बुरा है। अगर अच्छा है तो कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर बुरा है तो तुरंत मेरा ब्रेन क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को कुछ मैसेज भेजेगा और स्पाइनल कॉर्ड फिर यहाँ से मैसेज करेगा और एक्शन लेगा। ये हमारा बेसिक मैसेजिंग का काम है। लेकिन इसके अपोजिट अगर देखा जाए कि जब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं, जैसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हमने टच किया, तो अगर हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और फिर हॉट ऑब्जेक्ट पहले मैसेज स्पाइनल कॉर्ड पे ले गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में ले गया, फिर ब्रेन ने उसे प्रोसेस किया, देन स्पाइनल कॉर्ड पे आया, स्पाइनल कॉर्ड से फिर क्या, तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा, राइट। तो यहां पे क्या होता है कि डिसीजंस आपके स्पाइनल कॉर्ड ले लेता है। तो ऐसे डिसीजंस जो स्पाइनल कॉर्ड लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। तो अब समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो इनवॉलंटरी एक्शंस है ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये मेडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो मेडुला क्या है क्लास, मेडुला इट इज अ काइंड ऑफ ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का ही तो पार्ट है, राइट। सेकेंड, राइट, इसमें इंटरनल बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एज सच कोई कहते हैं बॉडी पार्ट नहीं इन्वॉल्व होता, इसमें क्या होता है, स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस, व्हाट इज स्टिमुलस, तो हमारे आसपास के जो एनवायरमेंटल चीजें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे एक्शंस लेते हैं। फिर उसके बाद राइट एक्शंस हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं, ये नॉर्मल कंडीशंस में भी कंटिन्यूअस रहते हैं, जैसे हार्ट बीट हुआ, राइट, ब्रीथिंग हुआ, ये सब चीजें। यहाँ पे क्या होता है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस नहीं रहते, ये हमेशा इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये क्या होता है, रिथमिक वेज में करते हैं, मतलब होते हैं, ये क्या होते हैं, क्विक रिएक्शंस होते हैं या क्विक एक्शंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ सेमी वेसिकल एंड प्रोटेस्टेड ग्लैंड, ठीक है। सेमी वेसिकल, तो बेसिकली जो सेमी वेसिकल है ये क्या होता है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होता है, और ये सेमी वेसिकल क्या होता है, इट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट, जो हमारा मेल गैमेट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। फिर आता है प्रोटेस्टेड ग्लैंड। ये प्रोटेस्टेड ग्लैंड क्या होता है, ये हम आपको जैसे पता है कि मेल गैमेट और यूरिन रिलीज होने का आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक ही वे होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये प्रोटेस्टेड ग्लैंड रेगुलेट करता है, अगर यूरिन को पास करना होगा तो मेल गैमेट को रोक देगा, अगर मेल गैमेट को पास करना है तो यूरिन को रोक देगा। तो ये क्या करता है, कंट्रोल वे में रेगुलेट करता है यूरिन और आपका मेल गैमेट को। तो ये
राइट। सबसे पहले सेमी वेसिकल, ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, राइट, ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और ताकि क्या हो सके, स्पर्म इजी जा सके। फिर उसके बाद हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट, तो नरिशमेंट मतलब कि अब आपको पता है कि जब कहते हैं एक बेबी के एक मदर के पेट में एक बेबी ग्रो कर रहा होता है, तो बेबी एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी फूड चाहिए। अगर ऑक्सीजन और फूड उसको मिल रहा है तो उसका भी एक्सक्रीशन होगा। तो ये मदर के अंदर वो बेबी है वो कहाँ से कर पाएगा, तो वो क्या करते हैं, तो मदर की बॉडी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन डेवलप होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है, जो क्या करता है, जो आपका बहुत सारे ब्लड वेसल से मिलके बनता है और क्या करता है, यही सब चीजों को कंट्रोल या रेगुलेट करता है मदर की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है एनीवेयर कपल डज नॉट वांट टू कंसीव अ चाइल्ड विच इज कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड दे कैन यूज, ठीक है, किस तरीके का, अगर पर्टिकुलर कोई भी कहते हैं कपल है, अगर वो बेबी नहीं चाहता तो किस तरीके कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड यूज कर सकता है, तो या तो वो मैकेनिकल बैरियर को यूज कर सकता है जिसमें आपका कॉन्डम फॉर मेल्स आता है और वुमेन्स के लिए कॉपर टी और लूप आता है, या वो केमिकल मेथड्स भी यूज कर सकते हैं जैसे कि ओरल पिल्स हुए, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, वुमेन्स के अंदर हार्मोनल इनबैलेंस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो बेबी होता है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक्सप्लेन रीजनरेशन इन प्लेनेरिया थ्रू द लेवल डायग्राम, ठीक है, तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये पर्टिकुलर डायग्राम होता है, ठीक है, अब हम समझ लेते हैं ये क्या है, ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया क्या है, एक तरीके का आपका राइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जिसका रिप्रोडक्शन होता है थ्रू रीजनरेशन मेथड के थ्रू, और रीजनरेशन क्या है, एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये प्लेनेरिया है, ठीक है। अब ये प्लेनेरिया को क्या किया हम लोगों ने, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमने कट कर दिया, तो पहले हेड से क्या हुआ, पूरी बॉडी ग्रो हो गई। फिर यहाँ पे ये जो मिडिल पार्ट है इससे पूरी बॉडी ग्रो हो गई, और इससे जो बॉटम वाले पार्ट से थे इससे पूरी बॉडी ग्रो हो गई। अब यहाँ पे समझ में क्या आता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो रीजनरेशन है एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है या एक ऐसा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ लेकिन वो एग्जांपल थोड़ा सा गलत है, बट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ लिजर्ड का। हमने देखा है कि अगर इन केस लिजर्ड की जो हमारी टेल है अगर उसको ब्रेक कर देते हैं तो वो लिजर्ड की जो टेल है वो दोबारा से ग्रो कर जाती है। लेकिन अगर वहीं पे उसका हेड है, अगर मैं उसको हेड को कट कर देता हूँ, क्या उसका हेड हेड ग्रो करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि लिजर्ड की टेल क्यों ग्रो कर रही है? क्योंकि लिजर्ड की टेल में क्या है, रीजनरेटिंग सेल्स हैं। ये रीजनरेटिंग सेल्स क्या करते हैं, उनकी पूरी की पूरी टेल को दोबारा ग्रो करते हैं। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर प्लेनेरिया के अंदर क्या है, सारे के सारे आपके रीजनरेटिंग सेल्स हैं। इस वजह से हम प्लेनेरिया को कहीं से भी कट कर रहे हैं तो इसकी बॉडी क्या हो रही है, पूरी की पूरी ग्रो कर जा रही है, और पूरी की पूरी ग्रो होने के बाद क्या हो रही है, एक भी पर्टिकुलर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर राइट पेरेंट्स को बहुत सारे पीसेस में कट करते हैं तो सारे के सारे पीसेस सेपरेट इंडिविजुअल में ग्रो करते हैं, जैसे कि इसके प्लेनेरिया के अलावा हाइड्रा एग्जाम्पल है, स्टारफिश एग्जाम्पल है, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और मैंने आपको वही बताया कि जो रीजनरेशन होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके के स्पेशलाइज सेल्स कैरी करते हैं। ये स्पेशलाइज सेल्स क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव, ये रीजनरेटिंग सेल्स इनको कहते हैं, ठीक है। ये रीजनरेटिंग सेल्स क्या होते हैं, ये बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज, ठीक है, और ये क्या करते हैं, आपका एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में आपके डेवलप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी।
चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, ये हमारे पास क्या है, ये वाला दैट इज द पार्ट ऑफ एयर। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन को समझते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन क्लास। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि एक, सबसे पहले हम समझते हैं कि मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो ग्लास एक मीडियम है, ये क्या है आपका एक मीडियम है, और ये क्या है एक दूसरा मीडियम है। मीडियम क्या होता है कि जैसे कि एयर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग हो जाए। ठीक है, जैसे वाटर में अलग हो जाएगी तो एक अलग मीडियम हो गया, ग्लास में अलग हो जाएगी तो ग्लास अलग हो गया, डायमंड में अलग हो जाएगी डायमंड अलग हो गया, वाटर में अलग हो जाएगी वाटर अलग है। ठीक है, एयर में अलग हो जाएगी तो एयर एक अलग तरीके से मीडियम है। तो क्या होता है, राइट, मीडियम समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है कि जब लाइट क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है, तो अभी ये क्या किया, ये एयर से ग्लास में गई। ठीक है, तो मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम हो गया। तो जब लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है, तो वो क्या करती है, वो बैंड होती है इस तरीके से, ये क्या हुई, बैंड हुई। ठीक है, राइट, जब लाइट क्या होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है तो वो क्या होती है, बैंड होती है। इसी बैंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी बैंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये बैंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है, ये बैंडिंग ऑफ लाइट इसलिए होती है क्योंकि देखिए एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट थी वो डिफरेंट थी, यहाँ पे जो ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट है, तो इसलिए क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, ये बैंड हो रही है। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट क्वेश्चन ये आता है कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि हर पर्टिकुलर मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, इसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। तो ये तो हमारी बात होगी रिफ्रैक्शन की। अब ये रेक्टेंगुलर ग्लास में क्या है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास में हम समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ, ठीक है, कुछ जो लाइट है वो क्या है, कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, यहां से लाइट आ रही है, जो लाइट गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। अब ये लाइट कुछ इस तरीके से आई, अब इस लाइट को जाना कैसे था, इस लाइट को इस तरीके से जाना था, इस तरीके से जाना था, लेकिन लाइट क्या हो गई, लाइट आपकी इस तरीके से बैंड हो गई। ठीक है, अब पहले हम इसको देखते हैं, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। ठीक है, ये वो एयर और ये आपका ग्लास। ठीक है, अब लाइट इस तरीके से आई। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल खींचा। व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है, तो सरफेस से जो भी हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, अब ये लाइन क्या, ये कौन सी है, ये है इंसिडेंट रे, हमें पता है ना ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी तो वो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दैट इज कॉल्ड एंगल आई, राइट। अब यहां पे राइट, ये कौन सी रे है, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी है, हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, राइट, जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड ए नॉर्मल के साथ कैसा एंगल बनाएगी, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी, तो दैट इज एंगल आर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये जो लाइट है, ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट ये है कि अब ये जो लाइट है वो यहां से ऐसे जा रही है, फिर वो यहां से ऐसे मुड़ रही है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास मीडियम ये हो गया और सेकंड मीडियम ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट मीडियम ये हो गया, सेकंड मीडियम ये होगा। यहां पे क्या हो रहा है, जो हमारा डेंसर जो लाइट है वो हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर रेयरर की तरफ जा रही है। कहां से कहां तक जा रही है, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है।
तो अब जब ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, फिर हम नॉर्मल खींचेंगे टुवर्ड्स द सरफेस विच इज परपेंडिकुलर द सरफेस, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर से सरफेस से हुआ तो ये क्या हो रहा है, इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे से क्या हो रहा है आपका, कहते हैं इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाना नॉर्मल, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एंगल आई हो गया। अब यहाँ पे देखो एक हमने बना चुके थे, अब यहाँ पे दूसरा एंगल आई बनाना है, इसलिए इसको I2 का नाम दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नॉर्मल के साथ क्या बना रहा है, ये R2 बना रहा है एंगल, सेकेंड एंगल, तो ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम इसको R2 लिखते हैं क्योंकि R1 ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अब ये लाइट क्या है, कुछ इस तरीके से जा रही है, वैसे एक्चुअली जाना कैसे था, ऐसे जाना चाहिए था। तो इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही है आपका, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में है। बस आपको इतना ही, अब इसको क्या करना है, वर्ड्स में लिख देना है। अभी आपको क्या कर देना है, इसी को आपको वर्ड्स में लिख देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यही लिखा गया है, राइट, कि ग्लास लेंथ से एक पर्टिकुलर पॉइंट से एंटर कर रहा है ग्लास फ्रॉम एयर, ठीक है। तो mm डैश क्या हो गया, आपका नॉर्मल बना दिया, इट मूव्स अवे फ्रॉम दिस, ठीक है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, देन उसके बाद आपका सेकेंड रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद फिगर्स में लाइट पैरेलल्स आ गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ठीक है, इमर्जेंट रे हो गया, जो रे बाहर की तरफ निकल रही है। फिर जो मैंने आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बनाया दैट इज लेटरल शिफ्ट, ठीक है। यही सब आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अ स्टूडेंट burned a paper using a lens in a sunlight, ठीक है। हमने भी बहुत बार बचपन में किया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस लेके आते हैं, एक पेपर रखते हैं और उससे हम उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये कौन सा लेंस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, लाइट को एक साथ लेके आता है, ठीक है, राइट। एक पॉइंट पे जब सारी की सारी सनरेज आएंगी तो ऑब्वियसली उसको बर्न करेगा। तो क्या हुआ, स्टेट द लेंस यूज्ड फॉर द स्टूडेंट, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, राइट। सेकंड आपका स्टेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब सन कहाँ है, इन्फानाइट पे है कि नहीं है, वहीं से तो रेज आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका अच्छा सॉरी इमेज पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे, जो इमेज है वो कहाँ बनेगा हमारा प्रिंसिपल फोकस, तो दैट इज प्रिंसिपल फोकस, ये भी हमारे एक तरीके से प्रिंसिपल फोकस। फिर ड्रॉ द डायग्राम, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है व्हाट इज ओम्स लॉ, फॉर्मूला एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड एंड डिफाइन इट। कितना सिंपल है, ठीक है, व्हाट इज ओम्स लॉ क्लास, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको समझा देता हूँ, लिखा हुआ तो ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे दो सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है। एक सर्किट ये हो गया, दैट इज R1, दैट इज R2, ठीक है। यहाँ पे भी एक सर्किट R1 और एक सर्किट R2, राइट क्लास, ठीक है। यहाँ पे जो बैटरी है इट इज 6 वोल्ट, यहाँ पे जो बैटरी है इट इज 12 वोल्ट, ठीक है, बैटरी है, हाँ बैटरी। अब आप ये देख सकते हो, ये हमारा फिगर 1 हो गया और ये हमारा फिगर 2 हो गया। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जिसमें ज्यादा बैटरी होगी, ठीक है, बैटरी ज्यादा का मतलब क्या हुआ, जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को और क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट कहते हैं, ठीक है। जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जिसकी बैटरी ज्यादा होगी उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। उसी में वैसा होगा। तो 1 और 2 फिगर में से किसकी बैटरी ज्यादा है, तो सेकंड की बैटरी ज्यादा है। सेकंड की बैटरी अगर ज्यादा है तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा, आपका सेकंड इक्वेशन में होगा, ठीक है। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो मतलब आपने क्या समझ लिया, आपने ओम्स लॉ समझ लिया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यही तो बोला कि अगर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उतना ही आपका करंट होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बोलो हाँ या ना। पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में ही तो मेजर करते हैं, ये लिखा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना करंट होगा। अब
हम सबको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो जैसे ही मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट यूज किया दैट इज r, v इज इक्वल्स टू आई आर। यही तो हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। बेसिकली आपको इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है कि स्टेटमेंट क्या बोलता है। स्टेटमेंट ये बोलता है क्लास कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर बिटवीन द टू पोल्स is directly proportional to the current flowing through the conductor provided physical conditions remain constant। physical conditions क्या होती हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, ये सब क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये आपका क्या होगा, तभी ये फॉलो होगा। ठीक है, तभी आपका क्या होगा, फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स सेम, तभी आपका क्या होगा, ये फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, देन आगे चलते हैं। राइट, फिर आपका जो R है वो R क्या है आपका, R इज रेजिस्टेंस, V इज इक्वल्स टू आई आर हमने देखा, एंड वेयर R इज इक्वल्स टू R इज रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस समझते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस सपोज करो अगर आपको आपका फ्रेंड या आपका कोई भी राइट आसपास स्ट्रेंजर भी आपको हिट करता है, मारता है, फाइट करता है, तो आप क्या करोगे, आप उसको मारोगे राइट, या उससे बचोगे या भाग जाओगे। ठीक है, भागना तो बहुत रेयर टू रेयर ऑप्शन है राइट, पर आप क्या करोगे, बचोगे तो हिट करोगे उसे। तो आप अपने आप को बच रहे हो तो क्या कर रहे हो, रजिस्ट कर रहे हो। रजिस्ट मतलब किसी चीज का रुकावट कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब पर्टिकुलर ये कंडक्टर है, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करती है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या किया, बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको बैटरी के साथ ज्वाइन किया, इसको बैटरी के साथ ज्वाइन किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, आपके फ्लो होना स्टार्ट हो गए। लेकिन लेकिन क्या था कि यहाँ पे ये जो कंडक्टर थे ना, इसके कुछ शोल्जर्स थे राइट, शोल्जर्स थे। वो क्या कर रहे थे, वो इनको क्या कर रहे थे, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। वो क्या कर रहे थे, इनको दीवार की तरह इनको रजिस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे। तो यही क्या होता है, यही इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, कि मटेरियल की एक प्रॉपर्टी, ठीक है, जो क्या करती है, फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, स्टॉप करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम आपका रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर दैट इज कॉल्ड ओमेगा। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू, जैसे कि आपने देखा था आई आर था, अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालूं तो ये I इसके नीचे चला जाएगा, तो ये V अपॉन आई हो जाएगा, ये वहीं बता रखा है। ठीक है, डेफिनेशन। अब इसका ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज आपका ओम, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर यही बताया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये 1 ओम को डिफाइन किया गया है। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई होता है। 1 ओम को डिफाइन करना है तो 1 ओम 1 1 1 1 लगा दो यहाँ पे। तो जब 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वर्क डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्जेस टू फ्लो फ्रॉम अ कंडक्टर, देन इट इज कॉल्ड 1 रेजिस्टेंस। इस तरीके से हम 1 रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा सेक्शन सी पूरा का पूरा खत्म होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके जो आंसर्स है वो आप हमारी वेबसाइट्स में या एप्लीकेशन में जाके अवेलेबल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।